बच्चों जैसा कि आपको पता हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 16 प्रायिकता, जिसकी 16.3 प्रश्नमाला अब हम करेंगे, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक के उदाहरण 9 से लेकर 13 तक। बच्चों इन्हीं पर आधारित आपकी 16.3 प्रश्नमाला के सारे प्रश्न होंगे, तो इनको बिल्कुल ध्यान से समझना। पाठ्य पुस्तक अपनी खोल भी लें बच्चों, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। मैं एक एक स्टेप को तुम्हें समझाते हुए चलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि एक प्रतिदर्श समष्टि ओमेगा 1, ओमेगा 2, W1, W2 जो भी तुम पढ़ो 6 तक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक परिणाम के लिए कौन कौन से प्रायिकता निर्धारण वेद्य है। बच्चों प्रायिकता निर्धारण वेद्यता के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कोई भी प्रायिकता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो 0 है 0 से बड़ी, 1 और 1 से छोटी होती है। और एक प्रश्न में जितनी प्रायिकता क्वेश्चन में दी हुई होती है बच्चों, उन सभी का सम कितना होता है, 1 होता है। तो आओ पहले में 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, इन सभी को जोड़ो बच्चों। इन सभी को जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6/6 1, यानी कि पहली वेद्य है, टिक लगा दो। सेकंड 1 0 0 सभी को जोड़ोगे बच्चों 1 आ जाएगा, दूसरी वेद्य है। तीसरी इनको ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करने से पहले देखो यहाँ पर 1 की 2 की प्रायिकता ऋणात्मक आ गई, और ऋणात्मक प्रायिकता कभी हो ही नहीं सकती, इसका मतलब ये वेद्य नहीं है। अभी जो मैंने बोला ना वो तुम्हें लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ो, इनको जोड़ें, ये सब पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 3/1 से ज्यादा हो गई, 1 से ज्यादा कोई प्रायिकता ही नहीं सकती, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है, वेद्य नहीं है। आगे 0.1, 0.2, तो 3 और 3 6 और 4 10, 1.0 है ना। 1.0 के बाद और जोड़ेंगे तो बच्चों ये तो 2.1 हो गई, और प्रायिकता का सम तो 1 होना चाहिए ना, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास हम बोलेंगे 3 पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल है, ठीक है। देखो पहली पॉसिबल है, लिखना आपको इस तरह से 2 प्रतिबंध होने चाहिए, धनात्मक और 1 से छोटी होनी चाहिए। या तुम ऐसे लिख सकते हो कोई भी प्रायिकता ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 1 और 1 से छोटी होनी चाहिए, इस तरह से। धनात्मक और 1 से छोटी ना बच्चों, 1 और 1 से छोटी, ये गलत लिखा हुआ है, 1 और 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये लिख लेना आप, ये नोट कर लेना, ये लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता है नहीं तुम्हारे को। और ये 1, तो अतः प्रायिकता निर्धारण वेद्य है। ऐसे दूसरा, यस तीसरा देखो वेद्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है। चौथा 3/2 1 से बड़ा है, ये भी वेद्य नहीं है। इसमें एडिशन 2.1 आ रहा है, मैंने करके दिखाया था, ये भी वेद्य नहीं है, ठीक है। तो बस बहुत आसान चीजें हैं। तो इस तरह का प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए, अपनी भाषा में आपको सॉल्यूशन लिखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई, बढ़िया ढंग से फेंटी हुई गड्डी है, एक पत्ता निकाला गया। अब बच्चों एक पत्ता निकालना तो याद दृशा निकालेंगे। निकाले गए पत्ते की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, अब इसने ये भी नहीं बोला कि एक पत्ता हमने कौन सा निकाला, क्या निकाला, लेकिन यहां पे कंडीशन मेंशन कर दी। आगे अपन प्रश्न पढ़ते हैं, पत्ता ईंट का है, पत्ता ईंट का है। बच्चों ईंट के कितने पत्ते होते हैं एक ताश की गड्डी में, 13। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल स्थिति बटा कुल। तो ईंट के निकालने के लिए बच्चों अनुकूल स्थिति 13 और टोटल कितनी है 52, तो 1/4 हमारा आंसर आ गया। अब सर ये तो तरीका गलत है, आपको ऐसा करना चाहिए कि 13 में से 1 का सिलेक्शन करेंगे और 52 में से भी 1 का सिलेक्शन करेंगे। अब 13 C1 n ही होता है, 13/52, इस तरह से बच्चों करना, ठीक है। क्योंकि मान लो 2 पत्ते निकलवाता तो हम क्या लिखते हैं, 13C2 बटा 52C2, इस तरह से करते ना। तो पहला आंसर आ गया तुम्हारा 1/4। पत्ता इक्का नहीं है। अब बच्चों होने और नहीं होने दोनों का सम 1 होता है, तो पत्ता इक्का होने की प्रायिकता निकालते हैं। बच्चों पत्ता इक्का होने की अनुकूल स्थिति 4 होती है, 4 इक्के होते हैं, तो 4C1 बटा 52C1, यानी कि 4/52, यानी कि 1/13। बोलो हाँ है ना। ये पत्ता इक्का होने की प्रायिकता है। अब नहीं होने के लिए 1 - 1/13, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12/13। खत्म क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है। तो पहले उदाहरण नंबर 10 के 2 प्रश्न समझ में आ गए, 1/4 और 12/13। अब आपको लिखना इस तरह से बच्चों, रिप्रेजेंट इस तरह से करना है, क्योंकि जो भी मैंने बोला, देखो कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले मैं कुछ बोलता हूँ जिससे तुम्हें बातें समझ में आती है। तुम एग्जामिनर को बोल नहीं पाओगे, वो तो तुम्हारे सुनने के लिए बैठा नहीं होगा तुम्हारे सामने, तुम्हें लिखना पड़ेगा हर चीज इस तरह से। ये नहीं लिखना, इस तरह से लिखना है। समझ में तुम आई गया। 1/4 पहले का आंसर आ रहा था, ठीक है। दूसरे का बच्चों 12/13, इस तरह से आप लिख लेना। वीडियो पॉज कर लेना और ढंग से इसको देख लेना, समझा मैंने तुम्हें दिए। 10वें का तीसरा, पत्ता काले रंग का है। बच्चों काले रंग के पत्ते कितने होते हैं टोटल, 26। यस
भाई काला या लाल दो ही तरह के तो होते हैं पत्ते हमारे पास, तो काले रंग के पत्तों की अनुकूल स्थिति पर जो 26 है, एक पत्ता हम निकाल रहे हैं, तो 26C1 बटा 52C1, तो 26/52 यानी कि 1/2 हमारा आंसर प्राप्त होता है। खत्म। बात समझ में आई सभी के? आगे बढ़ते हैं। यस, इस तरह से लिख दोगे। नेक्स्ट, पत्ता ईंट का नहीं है। अब पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता भी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें निकाल के दिखाई बच्चों, 13/52 1/4 आ रहा था, तो 1 में से 1/4 घटा दो, 3/4 आंसर आ जाएगा। अब तुम्हें डायरेक्ट 1 में से 1/4 नहीं घटाना, तो पहले ये बताना है कि ईंट का पत्ते होने के लिए अनुकूल स्थिति 13, कुल पत्ते 52, अतः पत्ता ईंट का होने की प्रायिकता 13C1 बटा 52C1 फिर 1/4। अब पत्ता ईंट नहीं होने की प्रायिकता 1 माइनस 1/4 ब्रैकेट में लिखना है, चूंकि हम जानते हैं होने और नहीं होने दोनों की प्रायिकताओं का सम कितना होता है 1, तो एग्जामिनर तुम्हारे से खुश हो जाएगा। नेक्स्ट, पत्ता काले रंग का नहीं है। अब काले रंग का होने के लिए 1/2 प्रायिकता निकाली अपन ने 26/52 अभी, तो 1 में से 1/2 घटा दो, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो 3/4 और 1/2 आंसर आ गया। देखो 3/4 लिखे ऐसे लोगे तुम आराम से, और ये 1/2। तो समझ में आया उदाहरण नंबर 10। अगले पे चलते हैं। एक थैले में 9 डिस्क है, 4 लाल रंग की, 3 नीले रंग की ब्लू और 2 येलो पीले रंग की। ठीक है जी, टोटल कितनी होगी? 3 और 2 5 हो जाए 9 होगी। डिस्क का आकार माप में समरूप यानी कि एक सी दिखती हो, बिल्कुल है ना, सेम, कलर अलग अलग है और आकार में बिल्कुल समरूपता है उनमें ना। थैले में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली, रैंडमली हमने एक डिस्क निकाल ली। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाली गई डिस्क लाल रंग की है। तो बच्चों लाल रंग के लिए अनुकूल स्थिति कितनी है? 4, तो 4 में से 1 निकालो, टोटल कितनी है? 9, 9 में से 1 निकालो, तो 4/9 हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होता है। ये शॉर्ट में लिख दिया, लैंग्वेज अभी मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। पीले रंग की है तो 2C1 बटा 9C1, तो 2/9 दूसरे क्वेश्चन का आंसर प्राप्त होता है। नीले रंग की देखो कौन कौन से हो गए, लाल रंग हो गया, पीला रंग हो गया, नीले रंग की है। नीले रंग बच्चों कितना? 3, तो 3C1 बटा 9C1, 3/9 1/3। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर तो हमारे पास आ गए। आगे क्या कह रहा है? नीले रंग की नहीं है, ये नीले रंग की है, तो नहीं के लिए 1 माइनस 1/3, 2/3 कर देना बच्चों। लाल रंग की है या पीले रंग की है, या यानी कि प्लस, समझाया था मैंने, एंड जब भी लगे, तथा जब भी लगे तो गुणा करते हैं, या जब भी लगे तो प्लस करते हैं। तो बच्चों लाल रंग की ये रही 4/9, और या पीले रंग की ये रही 2/9, दोनों को सोल्व कर दो, 4 2 6/9, 3 से काटोगे ना, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आंसर प्राप्त होता है। बस खत्म। अब तुम आराम से इसको लिखना इस तरह से। देखो पहले का 4/9 आ गया, दूसरे का 2/9 आ गया, तीसरे का 1/3 आ गया। स्पष्ट नीले रंग की नहीं है, 1 में से 1/3 घटाओगे 2/3 प्राप्त हो जाएगा। डिस्क लाल या नीले रंग की है, यही ना, लाल या नीले रंग की। तो बच्चों लाल या नीले रंग की डिस्क, पांचवा प्रश्न बच्चों यहाँ पे क्या था, ध्यान से देखो, लाल या पीले रंग की है, तो कोई बात नहीं, कोई से भी क्या फर्क पड़ता है ना। अब पीले रंग की है तो बच्चों पीले रंग के लिए तो 2/9 प्रायिकता है, तो 4/9 प्लस 2/9। यदि क्वेश्चन लाल या पीले रंग की पूछता है तो 2/3 आंसर आएगा। अब इसने बोला लाल या नीले रंग की है ना, पांचवा प्रश्न, तो बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। लाल की प्रायिकता 4/9, नीले की 1/3, दोनों को जोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तरीका देकर घबराना मत, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, कौन सा, ए यूनियन सी क्या होता है, ए की प्रायिकता सी की प्रायिकता माइनस ए और सी की प्रायिकता। अभी अपवर्जी घटना है, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा 0। तो बस इन दोनों का हमने जोड़ दिया, तो समझ में आ गया। सॉल्यूशन में उसने लाल या नीले रंग की कर रखा है, हमने जो किया लाल या पीले रंग का किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दो विद्यार्थियों अनिल और आशिमा एक परीक्षा में प्रविष्ट हुए। एक परीक्षा में जाते हैं, अनिल के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.05 है, अनिल के है ना। आशिमा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.10 है। देखो बच्चों, अनिल की तो प्रायिकता है 0.05, ठीक है। आशिमा की प्रायिकता है बच्चों कितनी, 0.10, दोनों के। तो इसका मतलब अनिल और
आशिमा, दोनों का ये आएगा 0.02 है। आगे बढ़ते हैं जी, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। पहला प्रश्न, दोनों के प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अनिल और आशिमा दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते। दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते, इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है सर, अनिल भी उत्तीर्ण नहीं होता और आशिमा भी उत्तीर्ण नहीं होती। अब द मॉर्गन्स थ्योरम बच्चों क्या कहती है, इसको हम एक साथ लगा सकते हैं, अनिल यूनियन आशिमा और पूरे के लगा दो। इसके लिए क्या निकालें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी किसकी, अनिल सम्मिलन आशिमा, ये लीजिए, बस ये निकालते क्वेश्चन खत्म है बच्चों। ये निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है क्या करते हैं, यस आ जाओ, 1 माइनस सोल्व करते हैं। अनिल की प्रायिकता पास होने की 0.05, आशिमा की 0.10 और माइनस दोनों की 0.02। ये पहले प्रश्न का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ने का अपन 1 माइनस, ध्यान से देखो जोड़े तो बच्चों यहाँ पर आ गया हमारे पास 0.15 माइनस 0.02, तो बच्चों तुम्हारे पास प्राप्त होता है 1 माइनस 0.13। यस, 1 माइनस 0.13, तो बच्चों हमारे पास प्राप्त होता है 0.87। यस, ये पहले प्रश्न की प्रायिकता आंसर है, खत्म। अब ये देखो, मैंने शॉर्ट में तुम्हें एक रफली न्यूमेरिकल स्टेप्स को समझा दिया, इसने ई और एफ से सॉल्व कर दिया बच्चों। अपन ने अनिल और आशिमा लिया, 0.87 तुम्हारा फाइनल आंसर प्राप्त हो गया। तुम्हारे जचे से कर लेना, ए और बी मान लो, पी और क्यू मान लो, ई और एफ मान लो, उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ में आनी चाहिए बच्चों बात, तुम मैथमेटिक्स के टाबर हो। ठीक है, नेक्स्ट। अब चलते हैं बच्चों दूसरे प्रश्न में, देखो क्या कह रहा है, दोनों में से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा। तो यानी कि एक्चुअली हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी ए अनिल नहीं होगा, कम से कम आशिमा, ये लो, ये हमें निकालना है बस, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, अनिल चेंज हो जाएगा, आशिमा और पूरे के ऊपर तुम बार लगा दो, कॉम्प्लीमेंट लगा दो, यानी कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अनिल और आशिमा के दोनों की, बस खत्म। बच्चों इसका आंसर कितना है, 0.02, तो एक में से 0.02 बच्चों को हटा दो, 0.98 दूसरे प्रश्न का आंसर प्राप्त हो जाएगा। या तुम प्रैक्टिकली सोचो, कम से कम एक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होगा, तो हम एक काम करेंगे, दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, उसको एक में से घटा दें, तो कम से कम एक का आंसर आ जाएगा। यस, तो एक तो ये तरीका जो फॉर्मूला बेस मैंने तुम बता दिया, दूसरा तरीका इसने कर रखा है बच्चों, ध्यान से देखो, कम से कम एक उत्तीर्ण नहीं होगा, तो क्या किया, 1 माइनस दोनों उत्तीर्ण होंगे, 0.02 को हटा दिया, 0.98 हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई, तो तुम्हारा जैसे कर लो, दोनों बातें एक ही है, सिमिलर है। तीसरा प्रश्न बच्चों क्या कह रहा है हमारा, दोनों में से केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, केवल एक परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, इसका मतलब ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी अनिल के पास होने की और आशिमा के फेल होने की, या, ठीक है, तो या के लिए बच्चों क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्रोबेबिलिटी अनिल के फेल होने की और आशिमा के पास होने की। अब ये निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, केवल अनिल पास होगा, भाई दोनों में से एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ ना, तो एक लैंग्वेज हमारे पास होगी जनरली, है ना, तो केवल अनिल पास होगा, तो केवल अनिल को पास करो बच्चों, तो क्या करेंगे अपन, ध्यान से देखो, अनिल की प्रायिकता में से क्या घटा देंगे, दोनों के कॉमन की प्रायिकता, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे केवल अनिल पास हो रहा है साहब, अब यहाँ पे केवल आशिमा को पास करो बच्चों, इसके लिए अपन क्या करें, आशिमा की प्रायिकता में से क्या घटा दो, दोनों की कॉमन प्रायिकता, ये लीजिए, खत्म क्वेश्चन, इतनी सी तो बात है बस। अनिल की प्रायिकता कितनी है, 0.05, दोनों की कॉमन कितनी है, 0.02, प्लस यहाँ पे आ जाओ, आशिमा की प्रायिकता कितनी है बच्चों, 0.10 और दोनों कॉमन कितने, 0.02, सोल्व करते हैं तो 0.03 यहाँ पे प्राप्त होता है, 0.08 यहाँ पे प्राप्त होता है, दोनों को जोड़ो 0.11 हमारे पास आंसर प्राप्त होता है तीसरे प्रश्न का। और इस तरह से प्रश्न हमारा समाप्त होता है। प्रॉपर लैंग्वेज आप आराम से देख लो, दोनों में से केवल एक उत्तीर्ण होगा, अनिल को इसने ई माना है, आशिमा को एफ माना है, सेम चीज़ें सेम कैलकुलेशन है, 0.11 लिखना आपको इस तरह से, इसलिए मैं टाइप्ड सॉल्यूशन तुम्हारे सामने पेश करता हूँ हमेशा। बढ़े थोड़ा आगे, नेक्स्ट उदाहरण नंबर 13, दो पुरुषों, दो मैन, दो वुमेन के समूह में से दो व्यक्तियों को एक समिति का गठन करना है, दो व्यक्तियों को चुनना है इसमें से। प्रायिकता क्या है कि घटित समिति में कोई पुरुष न हो,
ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो कोई पुरुष ना हो तो दोनों स्त्रियां होंगी, तो 2 स्त्रियों का सिलेक्शन बच्चों 2C2 बटा टोटल कितने हमारे पास 4 है ना, तो 4 में से 2 का सिलेक्शन, ये पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ऊपर हो गया NC0 यानी कि 1, नीचे 4C2 को तुम सोल्व कर लोगे, 4 गुणा 3 2 गुणा 1, ये आ गया हमारे पास 2, तो जो पहली प्रायिकता प्राप्त होगी 1/6। कौन सी? कोई पुरुष ना हो यानी कि दोनों औरतें हो, तो 1/6। ध्यान से देखो, प्रॉपर लैंग्वेज आप ऐसे लिख लेना, इनका समझा दिया मैंने तुम्हें सब कुछ, है ना। दूसरे के लिए कलर अलग लेता हूं ताकि तुम डिफरेंशिएट कर सको। एक पुरुष हो, अच्छा तो पुरुष कितने टोटल? 2 है ना, 2 में से एक पुरुष ले लो। अब सर प्रोसेस तो कंप्लीट नहीं हुआ, हमें तो दो व्यक्तियों का गठन करना है, 2 को चुनना है, तो अब एक औरत लेनी पड़ेगी, तो औरतें भी 2 हैं, 2 में से 1 बटा 4C2, बस सोल्व कर दो, तो 2 गुणा 2 बटा 4C2 को हम सोल्व करते हैं तो जो 6 आता है 3, इसका आंसर आ जाएगा 2/3 दूसरे प्रश्न का। आ जाओ मैच कर लेते हैं, ये लीजिए, इस तरह से आप कर लेना, डन, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। ये पुरुषों में से एक चुनने के तरीके, ये अपने आप लिख लिया करो, लैंग्वेज ज़्यादा मैथमेटिक्स के बच्चों तुम ध्यान रखना, और यहाँ से लैंग्वेज तुम्हें कॉपी भी नहीं करनी, वो तो अपनी भाषा में लिखनी है। तो तरीका एक परफॉर्मा मैं तुम्हें देता हूँ कि हमें एग्जाम में इस तरह से इसको प्रदर्शित करना है ताकि एग्जामिनर पर ज़्यादा प्रभाव पड़े। दोनों ही पुरुष हो, आ जाओ, पुरुष कितने हैं? तो बच्चों दोनों स्त्रियां हो चाहे दोनों पुरुष हो, आंसर तो सेम आएगा। जो पहले प्रश्न का आंसर था वो इसका आंसर होगा। पुरुष कितने? 2 है ना, तो इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, एक बार ध्यान से देखना सभी। ये लो साहब, दोनों पुरुष हों तो 2C2 बटा 4C2, ऊपर 1 नीचे 6, 1/6 आंसर आ गया। बहुत ही आसान प्रश्न था, ये लीजिए बच्चों। क्लियर है क्या सभी के यहाँ तक? तो बच्चों इन्हीं उदाहरणों पर आधारित आपकी प्रश्नमाला है, तो एक बार आपको कोशिश करनी चाहिए, खुद से एक बार आप ट्राई करो, इन उदाहरणों को देख के उनको पहले रफ कॉपी में सोल्व करो, इन सभी उदाहरणों को। उदाहरण के प्रश्न भी आपकी गृह कार्य की कॉपी में होने चाहिए ताकि, और खुद के हाथों से लिखे हुए सॉल्यूशन होंगे, तो एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करने में जो मजा आएगा ना बच्चों, बहुत ही शानदार अनुभूति प्राप्त होगी आपको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में तुम्हारी प्रश्नमाला 16.3 के प्रश्नों के साथ। तब तक आप सभी ट्राई करें। धन्यवाद।